चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड क्लास है। आज की क्लास से हम लोग का टॉपिक चालू होगा। फर्स्ट क्लास की वीडियो का फर्स्ट पार्ट को आप देखिएगा, उस पार्ट में आपको मिल जाएगा कि कौन सब्जेक्ट कितने सब्जेक्ट से आपके बीकॉम में और किन किन चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के कंटेंट आते हैं। फिर पेपर को भी सॉल्यूशन का पार्ट में बताऊंगा। आज मैं चालू करता हूं मेरा मेन फर्स्ट स्टार्टिंग टॉपिक, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये पॉइंट क्या बताता है कि सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब चालू हुआ था 1872 को। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब से इनफोर्स में आया था, तो बोलोगे 1 सितंबर 1872 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनफोर्स में आया था। कब आया था? 1 सितंबर 1872 को। सबसे पहले की पॉइंट लिख लीजिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 came into force from, कब से हुआ था? 1 सितंबर। ये डेट एग्जाम में आ सकता है। 1872 it is applicable to all states except जम्मू एंड कश्मीर। पहले ये पूछ सकता था क्योंकि जब से आर्टिकल 37 हटा है, आर्टिकल 37 पहले हटा नहीं था, तो उसके लिए था कि सर ये वर्ड एप्लीकेबल था। अब ये वर्ड एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको खाली इससे क्या एग्जाम पूछ सकता है, सर ये कब एप्लीकेबल हुआ था? तो सिंपल सा बोलना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 एप्लीकेबल हुआ था 1 सितंबर 1872 को। पहला एमसीक्यू समझ आया आपको? अगर एग्जाम में पूछेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब से एप्लीकेबल हुआ था, सिंपल सा वर्ड बोलोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज एप्लीकेबल ऑन 1 सितंबर 1872। बस याद रहेगा। मतलब सर ये क्या है? मुझे सबसे पहले अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन आपसे पूछूं, क्या वर्ड पूछूंगा? सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अगर फर्स्ट तुमसे पूछा जाए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सिंपल सा बोलोगी कॉन्ट्रैक्ट मींस एग्रीमेंट प्लस दो वर्ड। अगर तुम सब सिंपल सा वर्ड, सर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? सर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बात कर रहा हूं, अगर कोई तुमसे पूछे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सिंपल सा बोलना द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंबाइंड विद द टू वर्ड एग्रीमेंट एंड इनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर मैं अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है। सबसे पहले सर एग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरा इनफोर्सेबल बाय लॉ। सर अगर एग्रीमेंट नहीं है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सर एग्रीमेंट है बट इनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है, मान लो मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट आपसे किसी का किया जो इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट, स्मगलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, इसका कॉन्ट्रैक्ट है, क्या मैं तुमको इन्फोर्स कर सकता हूँ उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए? कभी नहीं। कोर्ट में केस कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग इनलीगल काम कर रहे हैं, तो इनलीगल काम में कोर्ट कभी भी किसी की मदद नहीं कर सकता, तो उस केस में इनफोर्सिबिलिटी वर्ड नहीं आएगा। सर एग्रीमेंट तो था लेकिन इनफोर्सेबल नहीं था, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आपको दो चीज चाहिए, एग्रीमेंट भी होना चाहिए और इनफोर्सेबल बाय लॉ भी होना चाहिए। जब तक ये दोनों नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो बोलो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एग्रीमेंट नहीं है, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं। सर इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं। मतलब इन मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट वी मस्ट बी रिक्वायर्ड द टू थिंग्स, फर्स्ट इज नोन एज एग्रीमेंट एंड सेकंड इज नोन एज इनफोर्सेबल बाय लॉ। सर एग्रीमेंट क्या होता है? अगर कोई तुमसे पूछे एग्रीमेंट के बारे में, तो सिंपल सा बोलना एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। सर मैंने एक प्रॉमिस किया, प्रपोजल, इसको हम ऑफर बोलते हैं, प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस। मतलब सामने वाले ने एक आपको ऑफर दिया, सामने ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। अगर मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, अगर उस ऑफर को आपने एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब जाके वो क्या बनता है? सर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनाने के लिए दो चीज चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मींस प्रपोजल एंड प्रॉमिस।
बोला एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर। इन दोनों के साथ आपका एक चीज याद रखना, कंसिडरेशन जरूरी है। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। तो तुमसे पूछे व्हाट इज कंसिडरेशन, क्या बोलोगी? समथिंग इन रिटर्न। और मान लो मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ या कोई भी आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करने में आप और मैं, मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, कुछ अगर रिटर्न में नहीं दिया जा रहा है, मैं सर्विस दे रहा हूँ, कुछ भी मुझे नहीं दे रहा, सर्विस मैं सोशल सर्विस कर रहा हूँ, हाँ उस केस में मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकता कि वो एग्रीमेंट नहीं है। क्योंकि एग्रीमेंट होने के लिए प्रॉमिस होना चाहिए और सेट ऑफ प्रपोजल एंड सेट ऑफ प्रॉमिस होना चाहिए और उसमें कंसिडरेशन मैंडेटरी है। तो ये एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या था? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होने के लिए कंसिडरेशन भी चाहिए, ऑफर भी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी चाहिए। सर ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, तब जाकर क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है। अगर वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तब जाके क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। क्या ये वाला चीज समझ आया? इससे रिलेटेड 2 एमसीक्यू पक्का पूछता है। क्या पूछिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो बोला इन मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट वी रिक्वायर द 2 थिंग्स, फर्स्ट इज नोन एज एग्रीमेंट एंड सेकंड इज नोन एज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। फिर अगर पूछेगा एग्रीमेंट क्या होता है, सिंपल सा बोलना एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। मतलब सर एक एग्रीमेंट के लिए 2 चीज चाहिए, ऑफर और एक्सेप्टेंस। सामने वाला ने ऑफर दिया होगा और सामने वाले ने उसका एक्सेप्ट किया होगा, ठीक है। जब तक ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होगा ये एग्रीमेंट नहीं बन सकता। और सर एग्रीमेंट के लिए एक और चीज चाहिए, इसका नाम क्या है सर? कंसीडरेशन। अगर मैंने आपको ऑफर दिया, आपने उसका एक्सेप्ट किया, उसमें कंसीडरेशन नहीं है, पैसा कहीं नहीं है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं। अगर मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आपका किसी चीज से कॉन्ट्रैक्ट, आपने एक दुकान में गया, एक सामान खरीदा, उसके लिए आपने उसको पैसा दिया, आपने उससे बोला क्या सामान है, उसने बोला हाँ है, आपने उसको ऑफर दिया, सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट किया और उसके बदले आपने उसको पैसा दिया, उसने आपको सामान दिया। अगर उस सामान से कोई भी आपको हार्म होता है, क्या उसने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को ब्रेक किया कि नहीं ब्रेक किया? हाँ सर, एग्रीमेंट के लिए आपने ऑफर दिया था, उसने एक्सेप्ट किया था, बीच में कंसिडरेशन था, तो ये पूरा एग्रीमेंट था। और इस एग्रीमेंट में कुछ भी अगर आपको हार्म होता है तो आप कोर्ट का केस कर सकते हैं उस दुकान के खिलाफ। तो ये क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट है। एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जब तक ये नहीं होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने में क्या क्या सजा मिलती है, ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहला मुद्दा मेरे को खाली ये समझाना था, क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए 2 चीज चाहिए, एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट के लिए 2 चीज चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस, मतलब प्रपोजल और प्रॉमिस। मैंने प्रपोजल किया, आपने वादा कर दिया, हाँ प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको ये सामान लूंगा और ये पैसा दूंगा, क्लियर है सर? उसके लिए क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन चाहिए। ये सब हो जाएगा तब जाके क्या बनता है सर? कॉन्ट्रैक्ट। एक वर्ड होता है कंसिस्ट एंड एडिंग। इस वर्ड का मतलब होता है मीटिंग ऑफ द माइंड विद द सेम थिंग इन अ सेम मैनर। मतलब मेरी जो सोच है, मैं जो चीज लेकर आपको बोल रहा हूँ, आप भी अगर वही चीज को लेकर एक्सेप्ट कर रहे हैं तब ये होगा। मतलब दोनों का माइंडसेट का अलग है, मैं कुछ और बोला, आपने कुछ और समझा और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या कॉन्ट्रैक्ट लंबा चल पाएगा? नहीं। मैंने जो इस पर्पस लेकर बोला था, आप भी उसी पर्पस को लेकर एक्सेप्ट कर रहे हैं, दोनों की माइंड सही है। मुझे भी कॉन्ट्रैक्ट करने की इच्छा है और आपको भी कॉन्ट्रैक्ट करने की इच्छा है, तब जाके क्या बनता है सर? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर मेरा दोनों का माइंड अलग है, किसी को फ्रॉड करने की इच्छा हो, वो कुछ और माइंड लेके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं। कंसिस्ट एंड एडिंग का मतलब बोल के बोलोगे मीटिंग ऑफ माइंड इन अ सेम थिंग इन सेम मैनर। मीटिंग ऑफ माइंड इन सेम थिंग इन सेम मैनर। एक बार यहां तक कॉपी कर लीजिए आपको जो बोर्ड में लिखा है। देखिए प्रॉपर डेफिनेशन, अगर कोई तुमसे पूछे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सिंपल सा बोलना एज पर सेक्शन 2H। सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सेक्शन बहुत बार पूछे, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है, वो सेक्शन भी पूछ के आपसे छोड़ सकता है डेफिनेशन। पूरा डेफिनेशन का पार्ट नहीं पूछ के सबसे पूछेगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डेफिनेशन कौन सेक्शन में? कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन 2H में, ठीक है। अब सेक्शन 2H ऑफ द एक्ट डिफाइन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एज एन एग्रीमेंट। क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक ही लाइन में आंसर है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 चीज चाहिए, एक होगा एग्रीमेंट, दूसरा इन्फोर्सेबल बाय लॉ।
मतलब इन्फोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सिबिलिटी मतलब तुम इसको इन्फोर्स कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट में से एग्रीमेंट होना मैंडेटरी है। अगर एग्रीमेंट ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी होगा तब जाके क्या बनता है सर, कॉन्ट्रैक्ट। और अगर तुमसे कोई एग्रीमेंट पूछे तो सेक्शन 2E, सर सेक्शन 2E में बताया गया है किसके बारे में, एग्रीमेंट के बारे में। तो एग्रीमेंट में क्या था, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन टू ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। So as per section 2E of the act defines the term agreement as every promise and set of promise forming consideration to each other is known as agreement। मतलब एग्रीमेंट के लिए क्या चाहिए, प्रपोजल, इसको बोलते हैं ऑफर, प्लस एक्सेप्टेंस। ये क्लियर है? सिंपल सा दो डेफिनेशन है आपका, एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो सर सिंपल सा, कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबल चाहिए और एग्रीमेंट के लिए ऑफर एक्सेप्टेंस चाहिए। मैंने ऑफर दिया, सामने वाले उसको एक्सेप्ट किया, सर एग्रीमेंट हो गया। जैसे मैंने बोला इसके लिए जरूरी नहीं कि वो चीज लीगल होना चाहिए, इनलीगल का भी एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट के लिए बस दो चीज चाहिए, सामने वाला दोनों कंसेंट रेडी होना चाहिए। मैंने बोला इसका खून करना है, इसने बोला हाँ मैं खून कर दूंगा, मैं 5 लाख लूंगा, एग्रीमेंट हो गया। क्योंकि एग्रीमेंट के लिए क्या चाहिए, एग्रीमेंट के लिए एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन टू ईच अदर। ये पैसा मांगा ना 5 लाख, 5 लाख में खून करूंगा, तो ये क्या है सर, एग्रीमेंट है। लेकिन ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, क्योंकि मान लो इसने इसका खून कर दिया, उसके बाद मैं बोला पैसा नहीं दूंगा, जा जो कटा कर, कुछ कर पाएगा? कोर्ट में बोलेगा हाँ वो 5 लाख देने का वादा किए थे खून करने का, मैंने खून कर दिया, लेकिन 5 लाख हमको मिला है, ये तो बोल नहीं सकता। अभी उल्टा मेरा खून कर सकता है, ये सिर्फ पावर है। लेकिन ये कभी मेरे को डिनाई नहीं कर सकता, कोर्ट में केस होता। क्यों? क्योंकि सर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इन्फोर्सिबिलिटी का जो शब्द है वो यहाँ पर नहीं आ पा रहा। और वही अगर दूसरा बात मैं बोलूंगा, मैंने इसको बोला था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं इसका फीस दिया, मैंने इससे फीस लिया, लेकिन मैंने लास्ट में इसको मेन सब्जेक्ट एग्जाम मैंने छोड़ दिया, पढ़ाना नहीं है। तब ये कोर्ट में जाके मेरे केस कर सकता है कि इसने इन्होंने मुझे प्रपोजल दिया था, ऑफर दिया था, मैंने एक्सेप्ट किया था, लास्ट में इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में डिनाई कर दिया, तब जाके मेरे ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है, मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा। आगे बहुत सारे इसके एक्सेप्शंस भी है, कहाँ कहाँ मैं अपनी चीज़ों को डिनाई कर सकता हूँ, ये सब बातें बताऊंगा। जस्ट मैंने वो बताया, ये चीज़ समझ में आपको आया कि एक एग्रीमेंट का, एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी चाहिए, और एक एग्रीमेंट करने के लिए कोई भी इन्फोर्सिबिलिटी का बात नहीं है, सिंपल सा ऑफर एक्सेप्टेंस। सामने वाले ने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट बन गया। अब यहाँ पर कोई भी लीगैलिटी वर्ड नहीं है, ये चीज क्लियर रखना, एग्रीमेंट करते समय कोई भी लीगैलिटी वर्ड नहीं है। आपको एक दो केस दे देगा, बोलेगा क्या ये एग्रीमेंट है या नहीं, बोला एग्रीमेंट एकदम है, चाहे वो लीगल हो चाहे इनलीगल हो, उसके लिए ऑफर एक्सेप्टेंस चाहिए। सामने वाले ने बोला, सामने वाले एक्सेप्ट कर लिया, पैसा दे रहा है, कहानी खत्म। इसके अलावा एक भी मुद्दा को इस लोग ध्यान नहीं देगा। क्या ये दोनों उतर गया? लिखिएगा, एज पर सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन प्रपोजल और ऑफर। याद रखना बेटा, ऑफर का ही दूसरा नाम क्या है, प्रपोजल। एज व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a
to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Abstinence बता रहा हूं। सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज टू डिफाइन प्रपोजल और ऑफर एज व्हेन वन पर्सन, सिंपल सा बात है, अगर तुमसे कोई पूछे ऑफर क्या होता है, सिंपल सा बोल रहा हूं, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज एसेंट टू डूइंग और नॉट टू डूइंग समथिंग इज नोन एज ऑफर। ऑफर का मतलब सब सामने वाला बंदा वो क्या करना चाहता है या क्या नहीं करना चाहता, वो अपना फीलिंगनेस, अपना फीलिंग अगर किसी को बता रहा है तो ये क्या है सर, ऑफर। ऑफर का मतलब व्हेन वन पर्सन, सामने वाला बंदा अपना विलिंगनेस, अपने दिल की इच्छा को प्रकट कर रहा है, इसको ही ऑफर बोलते हैं। ऑफर का मतलब वो बोल रहा है, क्लियर, क्या बोल रहा है, उसने क्या दिया आपको, ऑफर दिया, सिग्निफाइज हिज एसेंट, वो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, अपने मन की इच्छा को, to do or absent for doing anything with a view to obtain the assent of that other, such act or absent for is said to be a make a proposal। सामने वाला प्रपोजल देने का मतलब, प्रपोजल मतलब अपना ऑफर दे रहा है, सामने वाला अपना विलिंगनेस बता रहा है, अपने दिल की इच्छा को प्रकट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं सर, ऑफर। ठीक है, ऑफर कोई गलत नहीं है, सामने वाला अपने बात बोल रहा है, इसको बोलते हैं क्या चाहिए, ऑफर। ऑफर में कोई दिक्कत है। सेक्शन 2A में कोई तुमसे पूछे ऑफर क्या होता है, सीधा बात बोलना, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई हिज एसेंट ऑफ डूइंग और नॉट टू डूइंग एनीथिंग इज नोन एज ऑफर। सामने वाला बंदा वो कुछ करना चाहता है या कुछ नहीं करना चाहता है, ये बात जब दूसरे को बताता है तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, ऑफर। कोई दिक्कत, ये आपका ऑफर का डेफिनेशन। जिसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कोई एक आदमी ने बोला कि मुझे काम करना है, उसने ऑफर दिया, अब सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे कि ना करे, किस पे डिपेंड करता है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर। तो ऑफर करना गलत नहीं है, ऑफर करना चाहे वो सही कर रहा है गलत कर रहा है। एग्जांपल, एक लड़के ने एक लड़की को हाँ ऑफर किया, विल यू मैरी मी, तो ये ऑफर है। अब सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे तो यस बोलो, रिजेक्ट करे ना बोलो, थप्पड़ क्यों मार रहा भाई, ये तो गलत वर्ड है। एक्सेप्ट या रिजेक्ट वो उसके हाथ में, अगर वो बार बार उसके पीछे पड़ रहा है तो गलत है, ऑफर देना गलत है। अब समझाया, ऑफर अगर कोई भी ऑफर बोले तो याद रखना, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज एसेंट, जो उसको सही लग रहा है, वो जो कर रहा है उसको ऑफर बोलते हैं। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, मुझे बोल रहा है, मुझे लगता है कि ये डील मुझे लेना चाहिए, तो मैंने बताया कि इतना दाम में ये काम मुझे करना है, तो मैंने उसको ऑफर दिया। अब सामने वालों को अगर लगता है कि वो प्राइस सही है, वो क्वालिटी सही है, वो क्वांटिटी सही है, तब वो उसका एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट करेगा। उससे को मतलब मेरे को देखना है, सामने वाला अपना विलिंगनेस बता रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं सर, ऑफर। कोई दिक्कत। अब आते हैं एक्सेप्टेंस की तरफ, सुनिएगा। प्रॉमिस किसको बोलते हैं, सेक्शन 2B में, व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई, अच्छा एक बंदे ने जिसके लिए प्रपोजल दिया, जिसके लिए ऑफर दिया, सामने वाला उसको जो एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ व्हेन बोला यहाँ से मैंने, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। सामने वाला जब उसको एक्सेप्ट कर रहा है तब क्या क्या बनेगा वो, प्रॉमिस। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड टू बिकम अ प्रॉमिस। सेक्शन 2B में क्या बोलते हैं सर, प्रॉमिस क्या बोलते हैं, वादा करना। मैंने ऑफर दिया, सामने वाला ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया, तब क्या बन जाता है वो प्रॉमिस। उसने प्रॉमिस कर दिया, मतलब मेरे ऑफर को उसने एक्सेप्ट कर लिया। व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड, व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, इट बिकम अ प्रॉमिस। क्लियर, सिंपल सा। अगर तुमसे पूछे व्हाट इज प्रॉमिस, व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय अ, व्हेन ऑफरर गिव, ऑफर मतलब ऑफर देने वाले को हम क्या बोलते हैं, ऑफरर, और जिसको हम ऑफर दे रहे हैं उसको बोलते हैं ऑफरी। ठीक है, व्हेन ऑफरर गिव द हिज सिग्निफिकेंस, हिज विलिंगनेस टू द ऑफरी, व्हेन ऑफरी एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल, दे बिकम अ प्रॉमिस। वो क्या बनता है, वादा।
मैंने उससे कुछ कहा, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तब ये क्या बन गया सर वादा। बोलते नहीं सर, मैंने बोला कि मैं तुमको 500 क्विंटल ये क्या नाम है टोमेटो तुमको दूंगा और इस प्राइस के ऊपर, उसने बोला हाँ मैं इस दाम को ले लूंगा, मैं वादा करता हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि मैं इतना क्विंटल माल आपसे परचेस करूंगा इस प्राइस के ऊपर, और उससे बोलता है मैं इतना क्विंटल माल तुमको सेल करूंगा इस प्राइस के ऊपर। जब ये दोनों एक्सेप्ट, जब प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है प्रॉमिस, मतलब वो एग्रीमेंट हो गया। अगर वो एग्रीमेंट को कोई ब्रेक करेगा तो इनफोर्सिबिलिटी है कि नहीं है, कि वो लीगल चीज है, उसको कोर्ट दखलंदाजी दे देगा। हाँ अगर आपने ब्रेक किया तो मैं कोर्ट में केस कर लूंगा आपको पैसे देने के लिए, तो जो भी लॉस होगा आपको मुझे बियर करना पड़ेगा कि आपने वादा किया था तब मैंने बनाया, उसके बाद तुम मना करके मैं नहीं लूंगी, तो जितना लॉस हुआ हमको लाके तुम दो पैसा, मेरे को लॉस हुआ उससे रिलेटेड। तो ये प्रॉमिस कब बनता है सर? जब सामने वाला उसका एक्सेप्ट कर लेता है। सामने वाला एक्सेप्ट नहीं किया तो ये प्रॉमिस नहीं बनेगा, तब इसका डिनाई का बात ही नहीं होगा। समझ आया? व्हेन ऑफर एक्सेप्टेड इट बिकम अ प्रॉमिस। यहां तक क्लियर? चलिए अब चालू करते हैं। मेन आपको जो डेफिनेशन था वो क्लियर हो गया। क्या क्या डेफिनेशन मैंने पढ़ाया फिर से बोलता हूँ। मैंने कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पढ़ाया। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन किसका था सर? एक बार जस्ट क्विक रिवीजन कर देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन था सेक्शन 2H में। फिर मैंने आपको पढ़ाया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का डेफिनेशन था 2E में। फिर मैंने आपको पढ़ाया ऑफर। ऑफर का डेफिनेशन था 2A में। फिर मैंने आपको पढ़ाया एक्सेप्टेंस, इसको प्रॉमिस बोलते हैं, ये था सेक्शन 2B में। अभी तक आप लोगों ने 4 डेफिनेशन पढ़ लिया। सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एवरी एग्रीमेंट एंड सेट ऑफ एवरी एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। एग्रीमेंट एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन टू ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। ऑफर व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज असेंट टू द अनदर इज नोन एज ऑफर। Acceptance when a proposal is accepted is known as promise। केवल ये 4 लाइन का डेफिनेशन है। एग्जाम में आपको दे देगा डेफिनेशन, बोलेगा ये किसका डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन लिखने नहीं बोले कभी भी, आपको लिखा हुआ देगा ये किसका है, पूछ सकता है एग्जाम में, या सेक्शन पूछ सकता है, हाँ, या तो आपको बोले क्या ये एग्रीमेंट है कि नहीं। इसके अलावा अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको रटना कुछ भी नहीं है। कॉपी में जो लिखा है एक लाइन वो बात को जस्ट देखिएगा। अब एक क्वेश्चन है सर, एक एग्रीमेंट होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट बहुत टाइप का होता है। एक होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होता है। जिससे हम लोग पढ़ेंगे वैलिड मतलब एक होता है ना, वैलिड मतलब लीगल, सही है। एक सही कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, वो कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 72 के अनुसार एसेंशियल एलिमेंट्स बताया गया है। सबसे पहले देयर शुड बी मिनिमम 2 पार्टी इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या मैं अकेले कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? इकलौता मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? एक आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? मिनिमम 2 पार्टी चाहिए, 2 या 2 से अधिक आदमी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मिनिमम 2 और मोर देन 2 पर्सन चाहिए। क्या चाहिए? देयर शुड बी minimum 2 parties in order to form a contract। There should be plurality of person। प्लूरैलिटी मतलब मोर देन 2 पर्सन चाहिए, प्लूरल चाहिए, सिंगुलर नहीं हो सकता। एक आदमी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मिनिमम 2 या 2 से अधिक आदमी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर मुझे आपसे किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कम से कम 2 या 2 से अधिक, प्लूरैलिटी वर्ड होना चाहिए, सिंगुलर वर्ड नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। देयर शुड बी एन एग्रीमेंट का मतलब सर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक एग्रीमेंट का होना मैंडेटरी है। क्या विदाउट एन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? कभी नहीं। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए सबसे पहला बात है कम से कम 2 या 2 से अधिक आदमी होना चाहिए, और सर उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब सामने वाला ऑफर दिया हो, उसको वो एक्सेप्ट किया हो, तब जाके वो एग्रीमेंट बनता है। तो एग्रीमेंट होना मैंडेटरी है। एग्रीमेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता।
और सर वो एग्रीमेंट जो होना चाहिए, देयर मस्ट बी कंसेशन एंड आइटम। इसका मतलब एग्जाम पक्का पूछता है मीटिंग ऑफ माइंड। एग्जाम में कोई तुमसे पूछे कंसेंस एंड आइटम का मतलब क्या होता है सर, मीटिंग ऑफ द माइंड टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब देयर मस्ट बी ए कंसेशन एंड एडम, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड, मतलब दोनों का सोच सही होना चाहिए। मुझे भी ऑफर करने की इच्छा हो और आपको भी उसको एक्सेप्ट करने की इच्छा हो, मतलब दोनों का माइंड, दोनों का जो सोच है वो सही होगा, एक ही होगा, तब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मेरा सोच कुछ और, आपका सोच अगर कुछ और होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए सर, दो या दो से अधिक आदमी होना चाहिए, दूसरा एग्रीमेंट होना चाहिए, और मीटिंग ऑफ द माइंड ऑफ द सेम थिंग इन द सेम मैनर। दोनों का सोच सही जगह और सही चीज को अट्रैक्ट करना चाहिए। देयर मस्ट बी एन there must be an intention by both parties to create legal relationship as the result of the एग्रीमेंट। देखिएगा लीगल रिलेशन क्या होता है बेटा, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन बिटवीन द बोथ द पार्टी, मतलब दोनों पार्टी के बीच में एक लीगल रिलेशन होना चाहिए। सर सोशल रिलेशन अगर होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सोशल रिलेशन मतलब एक पति ने पत्नी को वादा कर दिया कि मैं आपको तुमको हीरे का हार दिला दूंगा, और रात को बोला, सुबह जाकर नहीं दिलाया, पत्नी गई कोर्ट में केस कर दी, मेरे को वादा किए थे, एग्रीमेंट था, हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए थे, उसमें लिखा था, ऑफर किया था, मैंने एक्सेप्ट किया, फिर सुबह मना कर दिया। कोर्ट क्या बोलेगा, बेटा ये एग्रीमेंट ही नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं था कि रिलेशन लीगल होना चाहिए। ये सोशल रिलेशन, फैमिली रिलेशन, पिता ने, एग्जाम में ये केस आता है, एक पिता ने अपने बेटे को वादा किया, अगर तुम सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर जाओगे, हाँ मैं तुमको 10 लाख रुपया का तुमको इनाम दूंगा। बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए पास कर दिया और फिर जाकर पिता से मांगा, पिता ने बोला मैं नहीं दूंगा। हाँ तो फिर बेटा गया कोर्ट में केस कर दिया, ये केस था, कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट ने बोला कि पिता और बेटे का रिलेशन कौन सा होता है, सोशल रिलेशन। तो इस रिलेशन के द्वारा किया गया कोई भी एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट लायक नहीं है, उस एग्रीमेंट को लीगल रिलेशन नहीं मिलता। बाकी सारे कंडीशन को उसने किया था, दो पार्टी था, पिता बेटा, दूसरा एग्रीमेंट था, हाँ सर कॉपी में लिख के दिया था पिता ने, बेटा ने कोर्ट में कागज में करवाया सब कुछ। देयर फर्स्ट भी दोनों का माइंड सब कुछ सही था, पिता भी चाहता हाँ बेटा आपको दूंगा, बेटा हाँ मैं लूंगा, बाद में पिता पढ़ लिखा गया। लेकिन यहाँ पर क्या वर्ड बोला, किसने पढ़ लिखा पाया वो, क्योंकि लीगल रिलेशन नहीं था। अगर वही बात को वो पेपर में, मतलब कोर्ट पेपर में लिख देगा, तब ये रिलेशन लीगल बन जाएगा, तब बाप बेटा भाई भाई नहीं हो सकता। अगर मैं अपने भैया से रिलेशन करा तभी सोशल रिलेशन है, लेकिन यही बात को मैंने कागज में लिख के बात कर लिया, अगर एक कोर्ट पेपर में लिख दिया गया, तब ये रिलेशन क्या बन जाएगा, लीगल बन जाएगा। लीगल बन गया तब ये मैं क्या कर, वो इन्फोर्स कर सकता है मुझे काम करवाने के लिए, तब कोर्ट यहाँ इन्वॉल्व हो सकता है। अगर लीगल नहीं है, उसमें लीगल रिलेशन नहीं है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करता। तो ये जरूरी है, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू बोथ द पार्टी टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट करने के लिए दोनों रिलेशन होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। अगर लीगल नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कोई दिक्कत? ये सबसे मस्त, द पार्टीज टू द एग्रीमेंट must be capable of entering into a valid contract. The parties to the agreement must be capable to entering a valid contract. सर capable का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करने की वो लायक होना चाहिए। सर कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है सर, एक माइनर, एक छोटे बच्चे के साथ अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैं अबव 18 हूँ, ये बिलो 18 है, इसके साथ मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया,
बाद में ये हंसी में बोल देने मैं नहीं दूंगा, और मैं इसके ऊपर पोस्ट क्लियर कर सकता हूँ कोर्ट केस। इसके पिता बोलेंगे आप बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट क्यों करने गए थे, आप यहाँ नहीं पढ़े थे, कैपेबल ही नहीं है। ये बंदा दूसरा एक पियक्कड़ बंदा है, हाँ रास्ता में दारू पी के घूम रहा है, उससे मैं एग्रीमेंट कर लिया। हाँ तो जब तक वो याद रखना बेटा, दारू पिया हुआ इंसान है अगर वो इनकैपेबल कब तक है, जब तक वो नशे में। सुबह उठा वो कॉन्टैक्ट, ये नहीं पियक्कड़ के साथ तू कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, मतलब जो बंदा दारू पीता है उससे कॉन्टैक्ट नहीं होता क्या, वो रात में पीता है, हर दिन पीता है। हाँ लेकिन सुबह तो जब तक वो ये क्या उसका माइंड साउंड माइंड नहीं, इसको अनसाउंड माइंड क्या वर्ड बोला गया लॉ में, जब तक वो अनसाउंड माइंड है, मतलब उसका दिमागी संतुलन भी सही नहीं है, तो वो एकदम पूरा होशो आवाज में नहीं बोल रहा, हाँ तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट के लायक नहीं। जब वो लीगल हो जाएगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन एक और क्वेश्चन, सर अगर मान लो कोई हैंडीकैप्ड है, हाथ या सही से तू लगाए, क्या उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? लेकिन अगर जो मेंटली डिसऑर्डर है, पगला आदमी है, तो पगलों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेंटली डिसऑर्डर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हो। लेकिन ये केस में आया है, एक बंदा है फिजिकली हैंडीकैप्ड है, हैंडीकैप से तो कॉन्ट्रैक्ट आराम से कर सकते हो यार, वो पागल थोड़ी ना है। नहीं बच्चे लोग क्या बचता है, पागल लोग सर हैंडीकैप है मतलब फिजिकल डिसऑर्डर है, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। नहीं भाई, वो हैंडीकैप्ड, हाथ पैर टूटा है, दिमाग से थोड़ी पागल है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर मेंटल डिसऑर्डर है उसको, अगर वो पागल है तब वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। कौन कौन कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता सर? बच्चा कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, दारू पियक्कड़ नहीं कर सकता, मेंटली डिसऑर्डर नहीं कर सकता, और एलियन दुश्मन देश। एग्जांपल, पाकिस्तान के साथ इंडिया का भी रिलेशन का मान लो खराब है, उस समय में इंडिया ने बोला पाकिस्तान से किया गया सारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, गवर्नमेंट मना कर दे, उस समय का उस देश के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो उसके बाद वो उसने डिनाई कर दिया, तो कोई भी गवर्नमेंट साथ दे सकता है? तो गवर्नमेंट ने तो पहले मना किया था आपको, तो कोई दुश्मन देश है उसके साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये चार बंदा जो होता है वो क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट के दूर होता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना मना होता है। इसके अलावा हर बंदा कैसा कैपेबल है। अगर पूछेगा सर द पार्टीज ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल होना चाहिए, अगर कैपेबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। कौन कैपेबल नहीं है सर? अब वो लिखिए अकॉर्डिंग टू, चलिए यहाँ तो हमें इसका चेंज करें पाएगा, यहाँ पे कॉपी कर देखिएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 में एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ ही और सी, अगर इन द एज ऑफ मेजॉरिटी, जो बंदा का एज 18 साल, मेजॉरिटी किसको बोला गया बेटा? 18, अबव 18 ईयर, अबव 18 साल से जो बड़ा है उसको मेजॉरिटी बोलते हैं। इन द साउंड में, अगर बंदा साउंड माइंड है, in it is not disqualified by the contracting by any law to which he or she is to be subject। ये तीन बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है, इसके अलावा कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है। इन ऑर्डर टू कंसिस्टिंग ए वैलिड, ध्यान रखना, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। सबसे बड़ा पॉइंट सर, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं उसके बदले में हमको कुछ अगर ना मिले तो कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ही नहीं है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके पीछे दोनों का क्या रहता है? कुछ वो रहता है काम ना। हाँ, ये क्या है? कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके पीछे मुझे क्या है? सब मुझे फीस का है। अगर मुझे फीस ना मिले तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, समाज सेवा हो गया। तब इस केस में कोई किसी को इन्फोर्स नहीं कर सकता। तो सर इन्फोर्सिबिलिटी के लिए आपको कंसिडरेशन मैंडेटरी है। अगर कंसिडरेशन है तब ये क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट है। कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई दिक्कत। 7वां, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। फ्री कंसेंट सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों का कंसेंट फ्री होना चाहिए। मैं अगर आपको प्रेशराइज करके कॉन्ट्रैक्ट करूं, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट होना मैंडेटरी है, और फ्री कंसेंट नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। याद रखिएगा कौन कौन सा कंसेंट फ्री नहीं है सर इसमें। अगर मान लीजिए मैं कोरिक्शन कर रहा हूं, कोरिक्शन का मतलब क्या होता है सर? फिजिकली मैं आपको बंदूक की गोली में रख के बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। हाँ, तो बंदूक का गोली खाने से बोलेगी हाँ कर लेंगे, तो बंदूक का गोली के ऊपर तो कोई भी हाँ बोल देगा। मारपीट क्या हाँ करवा रहा हूँ, मतलब मैं फिजिकली आपको हार्म कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। या किसी बेटा बेटी को किडनैप कर लिया, बंदूक बोला कॉन्ट्रैक्ट कर गया, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी।
और तुरंत जाके वो पुलिस में बोल देगी कि मेरे इसके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि उसने मुझे क्या किया है सर, मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन मुझे दबाव में लाके कॉन्ट्रैक्ट कराया गया, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा सही नहीं था, मतलब मेरा कंसेंट क्या नहीं था सर, कंसेंट मेरा फ्री नहीं था, फ्री कंसेंट नहीं होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। दूसरा सर अनडू इन्फ्लुएंस, मेंटल प्रेशर, सर मैंने आपको फिजिकली हार्म नहीं किया, मैं आपको मेंटली हार्म कर रहा हूँ। मैंने बोला क्या, जैसे मान लो कॉलेज के प्रोफेसर ने बोला अगर तुम मुझे ये मेरा काम नहीं करके दोगे ना तुमको एग्जाम पास नहीं करेंगे, तो उसके हाथ में मैंने आपको टच नहीं किया, आपको फिजिकली कुछ नहीं बोल रहा जा रहा, मैं जस्ट आपको क्या बोला, मेंटल प्रेशर दे रहा हूँ, ये काम नहीं करो तो मैं तो वो काम नहीं करूँगा। अब यहाँ तो मेंटली फंस चुकी हो, तो यहाँ तुमको मेंटल प्रेशर देकर कॉन्टैक्ट करवाना, तो वो भी क्या आता है, किसके अंदर आता है सर, अनडू इन्फ्लुएंस। क्या है सर, वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, वो अनडू इन्फ्लुएंस के अंदर आता है। सर फ्रॉड का मतलब, बोला सर मैं जानता था कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ गलत है, लेकिन फिर भी मैंने वो बात तुमको बताया नहीं। मतलब मैं फ्रॉड का मतलब धोखाबाजी करना, ठीक है, फ्रॉड का मतलब धोखा देना, मतलब सामने वाला जानता था इसमें ये डिफेक्टिव है, फिर वो डिफेक्टिव ही चिपका दिए, बोले धोखा दिया उसने मुझे। और उनका मिस्टेक और मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक और मिस रिप्रेजेंटेशन, सर यहाँ पर दोनों का दोनों बंदा, मतलब ना तो मेरे को पता था क्या गलती है, ना तो मैंने, मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैं जानबूझकर धोखा नहीं दिया, लेकिन ये बात में गलती, कॉन्ट्रैक्ट में गलती हुई, लेकिन वो क्या कहलाता है सब, मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन। इस केस में जो ये 3 केस है इसको बोलते हैं वॉइडेबल, क्या बोलते हैं, इसमें तुम क्या करोगे, सामने वाले पार्टी पे केस कर सकते हो कोर्ट में, अंडर द लीगल एक्शन ले सकती हो कि उसने मेरे को प्रेशर देके काम करवाया, और इस केस में क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि अनअवेयर अबाउट द फैक्ट, दोनों का दोनों बंदा को सही, गलती क्या है सही क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं था, दोनों का दोनों बंदा कंफ्यूज था क्या करना है और क्या नहीं करना, इसलिए बोलते हैं मिस्टेक। और इस केस में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा लेकिन तो उसके बाद केस नहीं कर सकते, गलती हुआ ना, मिस्टेक हो गया, यही यहाँ पे फंसता है आदमी जो कैसे फंसता, वो बोलता है कि मेरे से मिस्टेक हो गया, नहीं वो सामने वाला प्रवर्तन नहीं, इसने जानबूझ के किया फ्रॉड। अब ये कोर्ट तय करता है अगर सामने वाला फ्रॉड किया, उसको पता था फिर भी गलत किया, तब वो फ्रॉड का 420 का सजा मिलेगा उसको, चोरी का, किसी धोखाबाजी का। और उससे मिस्टेक को उसको पता नहीं था, गलती से हो गया, तब उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा, लेकिन उसको कोई केस नहीं होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा कि उसको भी पता नहीं था कि क्या होगा। क्लियर है, ये सारे आपके एसेंशियल कंडीशंस थे आपके कॉन्ट्रैक्ट के। यहाँ तक कोई दिक्कत है, मैं ये पीडीएफ को आपके ग्रुप में डाल दूंगा, एक बार जस्ट इसको अच्छे से देखिएगा, या फिर आपको यहाँ तक पूरा कंडीशन पढ़िएगा। ये फर्स्ट पीडीएफ फर्स्ट क्लास का पार्ट खत्म हुआ, एक बार से देखिए, कोई दिक्कत होगा नेक्स्ट अपना बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय।